अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज कोरोना के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें 3 अहम तकरीरें हुई। कुछ थोड़े हिस्से उनके सुनिएगा। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। कैन पाकिस्तान एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड ए प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन? द आंसर इज नो। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि सेहत का जो महकमा है वो सूबाई महकमा है। जनाब वाला तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। आज हमारी फॉल्ट लाइंस जो हैं, जिनको पुर किया गया था 18th अमेंडमेंट के जरिए, उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा खोला जा रहा है। इस वक्त जब पाकिस्तान एक जंग की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है, तो हमारा वजीर आजम गायब है, हमारा वजीर आजम कन्फ्यूज्ड है और हमारा वजीर आजम अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि उसका जिम्मेदारी है इस हुकूमत को चलाने का, इस मुल्क को चलाने को, और इस मुल्क के अवाम की सेहत और जिंदगी। हम अकेले जितने भी कोशिश करें, जितने भी मेहनत करें, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर कोशिश अंडरमाइन किया जा रहा है, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर मैसेज अंडरमाइन किया जा रहा है, तो हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। तो सेठी साहब, पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब इजलास के शुरू में अपनी तकरीर की, तो उन्होंने 3-4 बातें जो अहम की, उनमें यह था कि क्योंकि जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, प्रेडिक्शन थी, उस हिसाब से केसेस ऊपर नहीं गए, इसलिए लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तफ्तान बॉर्डर और तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का सारा मलबा डालना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का जो पोर्टफोलियो है वो सूबों के पास जा चुका है, इसलिए ये उनका मामला है। और सिंध हुकूमत वफाक के बारे में गलत बयानी से काम ले रही है और पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड मत खेले। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है, इंडिया पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब में कहा कि आपने मलबा सेहत के हवाले से सारा पिछली हुकूमतों पे डाल दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी पे। तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने 7 साल से आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया है? एक अस्पताल का नाम बता दें। और 18वीं तरमीम एक सेटल्ड मामला है, उसको मत छेड़ा जाए। और हुकूमत बजाय कोरोना के गिरफ्तारियाँ अपोजिशन की उसमें मसरूफ़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सही तरीके से लॉकडाउन हो जाता तो आज इतनी मुश्किलात ना होती। और पीएमडीसी जो हेल्थ रेगुलेटर है वो इस हुकूमत के अंडर डिसफंक्शनल है। उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर जो की, उसमें उन्होंने कहा कि कोई कौमी इत्तेहाद और कौमी सोच नज़र नहीं आती। और वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं सब लोगों को कि बाहर जाएं और काम करें, और ख़ुद आज वो इस इजलास में मौजूद नहीं है, वो किस तरह के लीडर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोरोना आने के बाद, उसमें उन्होंने कहा था कि सियासी इख्तलाफात भुलाकर वो वफाक के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, मगर जवाब में उनको सिर्फ और सिर्फ गाली मिली। और सूबाई हुकूमत अपने बजट से इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकती, उसको वफाक की मदद की ज़रूरत होगी। तो आप सेठी साहब इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मैं सुन रहा था वो तीनों हजरात ने जो बात की है। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जज्बे से बोलते हैं, मगर आमतौर पे कोई नई बात नहीं करते, पुरानी बातों को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्शंस थे वो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पेंट कर रहे थे, मगर उतनी ख़तरनाक सिचुएशन नहीं हुई, इसलिए हम अब लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। एक्चुअली शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद जानते हैं, मगर ज़ाहिर है वो नहीं कहेंगे हकीकत क्या थी। हकीकत ये थी कि इनके जो प्रोजेक्शन थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, क्योंकि इनके नहीं थे, वो एक्सपर्ट्स के थे, वो सियासतदानों के नहीं थे।
और एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि ये लाख तक जाएगा, शायद इससे ऊपर भी चला जाए अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो। मगर हुआ ये कि टेस्टिंग नहीं हुई। आपको पता है पहले ये पूरे मार्च तक तो पता ही नहीं था कि टेस्टिंग किट्स हैं भी कि नहीं है। फिर पूरा अप्रैल लग गया कि जी कोई आ रही हैं, कोई नहीं आ रही, कोई सही है, कोई सही नहीं है, कोई टेस्ट करने नहीं आते, टेस्ट किट्स आ गई हैं मगर करना नहीं आता टेस्ट, टेक्नीशियंस नहीं है। फिर अनइवन था कि सेंटर में कितना है, प्रोविंसेस के पास क्या है क्या नहीं है। कोई कह रहा था चाइना से आ रहे हैं, वो सारे प्रोविंस के सिंध वाले कह रहे हैं ये तो हमने मंगवाए हैं चाइना से, और फेडरल गवर्नमेंट कह नहीं ये हमें दे दें आप। मतलब इस किस्म की चीज़ें चल रही थी। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो टेस्टिंग किट्स भी आई हैं वो भी सही नहीं है। दो दफ़ा एक बंदे को टेस्ट किया जा रहा है, कोई नेगेटिव निकल रहा है, कोई पॉजिटिव 2 दफ़ा निकल रहा है, कोई 2 दफ़ा नेगेटिव निकल रहा है, फिर तीसरी दफ़ा करना पड़ रहा है। तो इस किस्म की कन्फ्यूजन, गवर्नमेंट ने सही तरीके से टेस्टिंग नहीं की, जिसका मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए या कितने नहीं हुए। तो पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि जो डेटा है वो कह रहा है कि इतनी सिवियर सिचुएशन ही, ये गलत है, एक्चुअली गलत है। डेटा जितना भी है वो पता नहीं रिलायबल है या नहीं है, मगर हकीकत ये है कि टेस्टिंग नहीं हुई, जो कि खुद तस्लीम करते हैं। वो एक वक्त कह रहे थे हमारे पास हम 50,000 लोग दिन के टेस्ट कर सकते हैं, अब जाके ये कह रहे हैं कि जी 20,000 हम कर सकते हैं। 20,000 कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? सिंध वाले, केपी वाले, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब वाले, किसके पास कितना कोटा है, कौन सी किट्स हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये सब ड्रामाबाजी। दरअसल ये इनके ऊपर सियासी प्रेशर है कि एक लॉकडाउन खोला जाए और जो होता होने दो। और इसी सिलसिले में ये इमरान खान साहब पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि बस लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको याद होगा धक्का लगा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो कुछ करना पड़ा। ऊपर से सिंध हुकूमत जो है पहले दिन से ये कह रही है कि नहीं लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुराद अली शाह जैसे, और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पॉलिटिक्स खेलने का वक्त है, उन्होंने ये देखा कि ये हेल्थ खेलने का वक्त है। और हेल्थ रिक्वायरमेंट यही थी कि लॉकडाउन किया जाए, शुरू में किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए, नेशनल किया जाए, टोटल किया जाए, और 6 हफ्ते लॉकडाउन करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए जब कंटेन कर लिया जाए। यहाँ तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं, पहले दिन से मसाजिद, ताफ्तान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो बाहर से ही आया ना यार, ये हमने खुद तो नहीं प्रोड्यूस किया। और वो जिम्मेदारी किसकी थी? फेडरल गवर्नमेंट की थी ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तो नहीं थी। ऑल दिस कम्स अंडर फेडरल गवर्नमेंट। सो इन्फेक्शन के अंदर आना और फैलना स्ट्रेट अवे 100% फेडरल गवर्नमेंट की थी, तैयारी भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी। और फिर मेरा ख्याल है जो सोच भी थी वो यही थी कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये कहते रह गए अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर भी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है गरीबों के लिए, और हम बेहतर यही है कि मर जाएं जिससे मरना है और मईशत चलती रहे। तो ये एटीट्यूड थी। तो ये कहना कि जी वो प्रोजेक्शन ये सब फजूल बात है, गलत बात। उसके बाद वही कि जी वो ये कहना कि जी ताफ्तान और तबलीग, बात ये है जी कि शुरू तो वहीं से हुआ ना, ताफ्तान, तबलीग और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और लोगों को घर जाने दिया एयरपोर्ट से। हु कंट्रोल्स द एयरपोर्ट्स? फेडरल गवर्नमेंट ना, सिंध गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल देम, पंजाब गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल देम, फ्लाइट शेड्यूल्स एंड सो ऑन। तो ये सारी बात। फिर ये कहना कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब का कि जी हेल्थ जो है वो तो 10 साल से प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना हुआ है, तो अब जिम्मेदारी तो प्रोविंसेस की। तो फिर ठीक है, फिर केपी की भी जिम्मेदारी है और पंजाब की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सिंध की जिम्मेदारी तो नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। और क्योंकि काफ़ी अरसे तक ये कंकरेंट सब्जेक्ट था, तो हिस्टोरिकल जिम्मेदारी जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की है। तो एक्चुअली इसमें सारे जिम्मेदार हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, एस्टैब्लिशमेंट, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दिस। जिम्मेदारी सबकी है, जिन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके अंदर हेल्थ और सोशल सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, कोई बैलेंस नहीं। सोशल सेक्टर को इग्नोर किया, गरीबों को इग्नोर किया, इनकम इनक्वालिटी बढ़ती गई, उसका एक रिजल्ट ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब सिंध के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है कि जी आप ठीक नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, और वहाँ नफरतें, एथनिक बेस्ड सब नेशनलिज्म जो है वो उभर रही हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और ये सिंध गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग द सिंध कार्ड। ये कार्ड जो है ये कोई और ही खेल रहा है, और मैं अब क्या कहूँ कौन खेल रहा है। तो बाकी ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं ये इस वक्त नहीं है 18वीं तरमीम की बात करने का, और मसले बन जाएंगे। और उन्होंने भी यही बात कही है कि केपी की हाल देखिए, आप कहते हैं हमने अस्पताल नहीं बनाए, तो आप लोगों ने क्या किया पिछले 7 साल में?
बाय द वे आज की खबर ये है, पता नहीं सही है या गलत है, मैंने अभी ट्विटर पे पढ़ी है कि नेशनल असेंबली स्पीकर कैसर साहब जो है, वो आपको पता ही है, वो इन्फेक्शन उनको हुई है कुक, और वो आज की खबर ये है, गलत है तो फिर माजरत, अगर सही है तो फिर बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में अब तब्दील किया गया है फॉर ट्रीटमेंट। सारे KP में कोई पब्लिक अस्पताल नहीं है जो कि अपने नेशनल असेंबली के स्पीकर का ख्याल कर सके। ये आज की खबर है, मतलब आई होप इट्स रॉन्ग, आई होप वो खैरियत से है, आई होप अगर खैरियत से नहीं है और कोई रिक्वायरमेंट है मेडिकल असिस्टेंस की, तो KP के अंदर जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जिसका ख्याल KP की हुकूमत कर रही है, वो अपने नेशनल असेंबली के स्पीकर का ख्याल करेंगे। मगर अगर वो प्राइवेट अस्पताल में गए हैं तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। एक बात तो वो ये कहते हैं कि जी पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि हम ताउन करना चाह रहे हैं और एक नेशनल कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके तहत एक पॉलिसी सारे मुल्क में होनी चाहिए। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं हुआ, आपने नेशनल कमांड अथॉरिटी तो बना दी, एक 3 स्टार जनरल को तो बैठा दिया और वहाँ बैठ के सारे बात भी एक ही करते हैं, मगर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है और सब सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, पंजाब हुकूमत भी और बलूचिस्तान भी और KP की हुकूमत भी खुद अपने रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, वो क्यों? एक तरफ तो कहते हैं जी सेंट्रल कमांड, दूसरी तरफ कहते हैं जी यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस। वहाँ इत्तेफाक होता नहीं है दरअसल, क्योंकि इत्तेफाक नहीं होता तो फिर बाद में होता अच्छा ठीक है जी ये 2 चीज़ें हो गया, बाकी आप जो मर्जी चाहे, ऐसे नहीं होता ना। और मुझे अफसोस है कि डिस्पाइट सेंट्रल कमांड अथॉरिटी फॉर कोऑर्डिनेशन और वन फॉर मेकिंग वन पॉलिसी, ऐसे नहीं हुआ। और ये शुरू सारी बात जो हुई है ये यहीं से हुई है। बाजार खुलने चाहिए, लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए, मसाजिद खुलने चाहिए, तरावियाँ पढ़नी चाहिए, जफियाँ होनी चाहिए, अल्लाह खैर सल्ला। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ रहा है, किसी और हुकूमत का ये नहीं रहा। उन्होंने ज़ाहिर है दे वर ऑल्सो अंडर प्रेशर बट दे वांटेड टू हैव द लॉकडाउन, मगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अगर इशारे दूसरे आ रहे थे तो फिर आप क्या समझते हैं? और वही हुआ। आप देख लें ये जो पोलिंग हो रही है तमकना, ऐसे ही लगता है कि जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं यार छोड़ो परे लॉकडाउन, बाहर निकलो, काम करो अपना, देखा जाएगा क्या होता है, अल्लाह खैर सुना। और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ आया और ये अवाम की तरफ भी पहुंचा और अवाम ने भी इसको अपना लिया। नाउ सिंध गवर्नमेंट कहती है अब हम क्या करें, अब हो ही गया जो कुछ होना था, हमारे तो सारे अब तो नाकाम हो गए बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने साबोटाज कर दिया विद इट्स एडवाइजरीज एंड नोटिफिकेशंस एंड कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स। सो बिटवीन बिलावल एंड ख्वाजा आसिफ दे आर सेइंग द राइट थिंग्स। Unfortunately, Shah Mahmood Qureshi साहब is distorting the reality. अच्छा, आपने इस बात पे कमेंट नहीं किया जो बिलावल साहब ने ये बात की कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब सारे पाकिस्तान को, दिहाड़ीदार को और मजदूर को, हर एक को कह रहे हैं कि बाहर जाके काम करें, और ख़ुद आज वो ईवान में मौजूद नहीं थे, तो ये किस तरह की लीडरशिप वो दिखा रहे हैं? वो सही कह रहे हैं। ये पहले भी ऐसे ही हुआ कि जब ये बुलाया था और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये फैसला हुआ था कि यहाँ बैठ के आज बात करते हैं, कुछ कॉमन कॉज निकालते हैं, कुछ एजेंडा बनाते हैं, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब आए, अपनी बात की और चले गए। तो वो तो एटीट्यूड है ना प्राइम मिनिस्टर साहब की कि ये ऑपोजिशन को मैं मानता ही नहीं हूँ, ये होने ही नहीं चाहिए, इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, 1 पार्टी रूल होना चाहिए और मुझे पार्लियामेंट में जाने की क्या ज़रूरत है। पार्लियामेंट इज वो आपको पता है वो पार्लियामेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आपको तो पता ही है, मैं क्या बताऊं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने इम्पोर्टेंट उसके ऊपर ये सेशन हो रहा है असेंबली का, और जो आज कार्रवाई हुई है उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ से कोई इत्तेफाक राय से कोई हिकमत अमली बनेगी, कोई इत्तेहाद नज़र आएगा जब 3 सेशंस होने के बाद, या इसी तरह ये एक दूसरे पर हमले करते रहे? नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल कोई इत्तेफाक नहीं होगा। ये एक दूसरे पर हमले ही करेंगे, वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, एक दूसरे को फिंगर पॉइंटिंग करेंगे। अभी तो आपने देखा ना 3 मेजर लीडर्स ने ये बात की है, और वो जो स्मॉलर फ्राइज जब आएंगे ना तो वो तो मोर लॉयल देन द किंग होते हैं ना। वहाँ से PTI की तरफ से भी ये होगा और यहाँ से भी नून लीग की तरफ से भी फिर ये होगा, और सिंध वाले भी एक आध खड़ा हो जाएगा बेचारा, वो कमज़ोर लोग हैं पीपल्स पार्टी वाले वहाँ, मगर और क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है। मगर यहाँ आप देखिएगा मुशाहिदुल्लाह साहब खड़े होंगे, बातें करेंगे एंड सो ऑन। उधर से मुराद कर वहाँ भी तो है ना फायर क्रैकर्स, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो कोई पुरानी पॉलिसी चलेगी। और मैं बाय द वे ये अर्ज़ कर दूँ जाते जाते कि ये जो हो रहा है, आपने देखा एक नई खबरें शुरू हो गई हैं आनी अखबारों में। पहले तो बाहर छोटी छोटी अखबारों में आ रही है, अभी बड़ी अखबार में नहीं आई, कि गवर्नर सिंध जो है ना उसको तब्दील किया जाए। ये गवर्नर बड़ा कमज़ोर है, ये खड़का नहीं रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ठक नहीं कर रहा है, ये
तो मैं बस नाम नहीं लेना चाहता जिस साहब का नाम आ रहा है, मगर मैं यही कहूँगा कि वो ही इज़ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन टुडे, बिकॉज ये इमरान खान साहब को लाने वाले वही हैं, प्लानिंग करने वाले वही हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो बड़ी अफसोस की बात होगी। खुशकिस्मती की बात यह है कि अगर वही साहब की बात हो रही है तो वो तो सिंध के बाशिंदे भी नहीं हैं, डोमिसाइल्ड ही नहीं है सिंध में। तो अंडर द रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर गवर्नर है तो उसी प्रोविंस का होना चाहिए, मस्ट बी डोमिसाइल्ड फ्रॉम दैट प्रोविंस। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की सिचुएशन है, ये सिर्फ काइट फ्लाइंग है, मगर ये धमकी है कि गवर्नर्स रूल जो है वो हम या एक नया बंदा ला सकते हैं या इसी इस्माइल साहब से हम और टाइट करवा सकते हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स दैट्स गोइंग ऑन, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जी वाकई बहुत ही, ये तो कौम की बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी चीज़ के ऊपर, मसले के ऊपर भी अगर एक इत्तेफाक राय ना हो सके। अच्छा, अभी हमें यहाँ वक्फा लेना है, वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब जो ये नया लॉकडाउन है उसमें क्या चीज़ें खुल गई हैं, क्या चीज़ें बंद हैं और उनके असरात क्या होंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा सेठी साहब, एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज और बात की, उन्होंने इंडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वहाँ इस वबा के हवाले से किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मलबा सारा उन पे डाला जा रहा है। बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए मोदी सरकार के लिए। आज जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव है और वहां की जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सोच वाली आरएसएस मेंटेलिटी वाली जो हुकूमत है वो प्रचार कर रही है कि आज हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है उसकी बुनियादी वजह मुसलमान हैं, उनको सुपर स्प्रेडर्स कहा जा रहा है। वहां की जो अमित शाह, डोवल एंड द गैंग ऑफ 3 जो वह है हिंदुस्तान में, वो दुनिया को एक मैसेज दे रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज दे रहा है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोरोना वायरस, फ्रॉम कोरोना जिहाद। तो मुझे ये बताएं कि आज ये क्या मौका मुनासिब था कि वो इंडिया के बारे में जिक्र करते और इस तरह से तनकीद करते? बिल्कुल मुनासिब था। मैं समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल को हॉट कर दिया गया है उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक सोच है। ये सिर्फ अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने नहीं कहा, कल शेख रशीद साहब ने भी इसका जिक्र किया और जो लोग हैं तफसीरीन वो भी यही कह रहे हैं कि जी बात ये है कि इंडिया की तरफ से वाइल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो चुकी है। हमारे यहाँ 7-8 सिविलियंस मर चुके हैं अभी तक और 150-200 लोग इंजर हो चुके हैं बाय इंडियन फायरिंग। और इंडिया की तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं कुछ टेररिस्ट और वो टेररिस्ट जो हैं वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं और वहाँ भी ये हमले हुए हैं 2-3। अब ये क्या, ये फॉल्स फ्लैग मार्चेस हैं या क्या है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब की ये स्ट्रैटेजी रही है पहले दिन से कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो कश्मीर उसको हॉटी रखा जाए ताकि किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो अपनी पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस मामले को और भी गर्म कर दिया जाए और वहाँ कोई कार्रवाई की जाए। अब इंडियन आर्मी के जो कमांडर्स हैं पता क्या कह रहे हैं वहाँ इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं हम तो कैंप्स बने हुए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जिहादियों के जो जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और हम स्ट्रेटेजिक इनको अटैक कर रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं कि हम इन कैंप्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ हम हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ ये है कि भाई हम तो UN ऑब्जर्वर को भी वहाँ ले गए हैं कि जी बताएं कौन से कैंप्स हैं, यहाँ ये देखें इन्होंने शेलिंग की, यहाँ सिविलियंस हैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ कोई कैंप्स नहीं है, यहाँ कोई फोर्टिफिकेशंस नहीं है एंड सो ऑन। तो इसमें अब कोई शक नहीं है कि इंडिया इज़ क्रिएटिंग अ बिग ड्रामा ऑन दिस और इंडियन आर्मी जो है ऑब्वियसली इट्स फॉलोइंग पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस, वो शेलिंग कर रही है। ज़ाहिर है काउंटर शेलिंग तो होती है ना, लोकल कमांडर्स करते हैं, मगर आमतौर पर होता ये था कि जब लोग इस किस्म की कोई चीज़ होती थी तो वो फिर आपस में मिलकर सीज फायर कर लेते थे, मगर इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया तसलसल पाकिस्तान बॉर्डर और कश्मीर को गर्म कर रहा है और बड़े अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो कि वो मिला रहा है अगेंस्ट दी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इन इंडिया। तो वो पाकिस्तान का जो रेड हेरिंग है, भहुआ है, वो भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाई वहाँ चल रही है। और ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है दोवल की और नरेंद्र मोदी की और दिस इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि ये किसी स्टेज पे भी कोई चीज़ आउट ऑफ हैंड हो सकती है। देखिए जब इतनी देर बॉर्डर चले ना हॉट रहे तो कोई ना कोई एक्सेस हो सकता है बिकॉज ये लोकल कंडीशंस के ऊपर 100% कंट्रोल नहीं होता।
ये लोकल कमांडर्स के ऊपर होता है। पीपल कैन डू थिंग्स, दे कैन क्रॉस द बॉर्डर, दे कैन डू थिंग्स, हॉट परस्यूट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ को ठंडा करना चाहिए, मगर इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कोविड से प्रीऑक्यूपाइड है और दे आर डूइंग नथिंग, और इंडिया जो है वो गर्म कर बैठा है। मगर आज एक नई डेवलपमेंट हुई है तमकना, अब इंडिया और चाइना का बॉर्डर के ऊपर झड़पें शुरू हो गई हैं। मगर वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ इंडिया और चाइना ने फौरन झड़पें रोक के, वो हुई थी वहाँ भी, वहाँ रोक के और वहाँ में बैठ के और उसको सॉर्ट आउट कर लिए। मगर इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है टू सॉर्ट आउट। वहाँ भी ऊपर अपने हिमालयस गड़बड़ हुई थी, फायरिंग हुई, फिर उधर से भी फायरिंग हुई, इधर से भी हुई, झड़प हुई, फिर मारे गए लोग, फिर उन्होंने आके लोकल कमांडर्स ने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ इंडियन स्ट्रैटेजी एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस इंडियन स्ट्रैटेजी। हमारे यहाँ से भी कुछ ना कुछ ये ना हो कि वो ये इस किस्म की चीज़ करें, फिर हमारे यहाँ से रिटेलिएशन हो और ये स्प्रेड कर दे। दिस इज़ द लास्ट थिंग इंडिया एंड पाकिस्तान वांट एट दिस टाइम। अच्छा, अब आते हैं हम, ये जो नया लॉकडाउन है उसमें क्या चीज़ें खुली हैं और क्या चीज़ें बंद हैं। अभी तक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रेन्स हैं, चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, इंटरसिटी बसेस हैं, वो अभी फ़िलहाल बंद हैं और उनके डिसीजंस अभी इधर 2-3 दिन बाद होंगे। स्कूल्स उन्होंने 15 जुलाई तक बंद रखने का फ़ैसला किया, मगर बाकी तकरीबन सब कुछ खुल चुका है और साथ साथ जो केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ऊपर जा रही है। तो मुझे बताएं, आप दोनों का ये रिलेशनशिप कैसे देख रहे हैं, एक लॉकडाउन नर्म होने का और केसेस ऊपर जाने का? देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, और अब जब और खोलेगा ये मामला और भी ज़्यादा होंगे। मगर अगर ये टेस्ट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो इसलिए ये हमेशा गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ रहेगा कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और ये दिखाना चाहेंगे कि थोड़े ही बढ़ रहे, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। बट एक्चुअली जो डॉक्टर्स हैं एंड एवरीबडी एल्स, वो तो कह रहे हैं कि जी इट्स गोइंग फिनोमिनली हाई। अब चले, अब मैं, आप और मैं क्या कह सकते हैं? अगर एक साजिश चल रही है ऊपर कि नहीं, एक फ़लसफ़ा है, तो अब उसको अब हम क्या कह सकते हैं? आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑनेस्टली, मुझे समझ नहीं आ रही आप मुझे क्या समझते हैं, मैं क्या इस पर बयान दूँ। बाकी ये है कि खोलने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ये कहते हैं हम 2-3 दिन के बाद फैसला करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये करेंगे क्या। ये बिल्कुल खोल देंगे डोमेस्टिक फ़्लाइट शाइट्स, ट्रेनें, ये बिल्कुल मूड में है खोलने के। शेख रशीद साहब हट नहीं रहे हैं, वो कल भी यही कह रहे थे, अभी तक तो मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, मैं कल फिर जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के पास, मेरी उम्मीद है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ट्रेनें खोल देंगे, मेरी इतनी ट्रेनें खोल दें, मेरा ये नुकसान हो गया। ये गिन रहे हैं रुपए, ये पैसे देख रहे हैं, इनको जानों का फिक्र नहीं है। तो दैट्स द एटीट्यूड। मैं ये समझता हूँ ये खोल देंगे। ये आप कह रहे हैं सोचेंगे, ये सोच समझिए कि चलो थोड़ी देर और उसको चलाओ 2-2, 3-3 दिन करके, मगर ये इवेंचुअली ये सारा कुछ खोल देंगे। और ये उस स्टेज पे खोल रहे हैं तब ना जबकि बढ़ रहा है, इट्स ऑल गोइंग अप। देयरफॉर आई फियर कि वी आर हेडेड फॉर वेरी सीरियस ट्रबल, वेरी सीरियस ट्रबल। अच्छा, ये जो स्कूलों और कॉलेजों के हवाले से फैसले, 2 मेजर फैसले सामने आए हैं शफकत महमूद साहब जो वफाकी वज़ीर तालीम है उनकी तरफ से। एक तो ये कि 15 जुलाई तक स्कूल और कॉलेजेस वगैरह बंद रखने का फैसला किया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो प्रमोशंस होती हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, वो पिछले जो साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इवैल्यूएशन पे उस पर कर दी जाएंगी। और जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनकी एडमिशन्स भी जो पिछले साल के हैं रिजल्ट्स, उनकी बेसिस पे की जाएंगी। अब प्राइवेट स्कूल की तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इन चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं। आप इन फैसलों से इत्तेफाक करते हैं? जी, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मैं प्राइवेट स्कूल्स का जो मौक़िफ़ है उससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा स्टैंड बड़ा कंसिस्टेंट रहा है कि वी नीड अ लॉकडाउन। जो नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री का या सरमायादारों का, वो कड़वा घूट करके कम से कम होना चाहिए, मगर होगा और वो उनको करना चाहिए कुछ ना कुछ उसके बारे में। हुकूमत पैसे लगाए और गरीबों का ख्याल करे। लॉकडाउन बड़ा ज़रूरी है, हर जान बड़ी कीमती। इसको आप पैसों में वज़न में नहीं कर सकते कि जी 500 लोग मर जाएं तो उधर इतने खरब रुपए का नुकसान ना हो। मतलब इस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते इस डिबेट को। अब प्राइवेट, मैं समझता हूँ शफकत महमूद साहब सही कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए। देखिए, और इम्तिहान जो हैं वो या पोस्टपोन करें या उनको कोई और एडजस्टमेंट करें उसके अंदर। ये मुश्किल हालात में ये करना पड़ता है, ये कड़वा घूट करना पड़ता है। जब कौमों के ऊपर इस किस्म का अजाब बढ़ता है ना तो फिर करना पड़ता है।
अब मैं ये कह रहा हूँ, अब ये कह रहे हैं नहीं जी हम खोलना चाह रहे हैं, इम्तिहान है। यार जून में आप खोलना चाह रहे हैं, खुदा का खौफ करें, ऊपर से इन्फेक्शन, ऊपर से आप खोलना चाह रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों को भी थोड़ा सा होश करनी चाहिए, कुछ पेरेंट्स को भी समझ आनी चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि अच्छा अगर पूरी फीस नहीं देनी तो इतनी फीस दे दें, टीचर्स अच्छा अगर पूरी तनख्वाह नहीं दी जा सकती तो इतनी तनख्वाह ले लें आप, और थोड़ा सा नुकसान जो है वो प्राइवेट स्कूल्स भी कर लें, मगर बच्चों को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना चाहिए टू द वायरस एंड दिस हीट। ये तो दिस इज क्रिमिनल, इनह्यूमन। तो ये मिल के सबको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो कह दिया नो स्कूल्स, बिल्कुल ठीक कहा मैं, और नो एग्जाम्स ठीक कहा। मैं समझता हूँ नो एस्केप फ्रॉम दैट, मगर इससे आगे बढ़ना चाहिए था। इसके बाद फिर ये होना चाहिए था कि अच्छा जी इतना नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स का इतना नुकसान हो रहा है और स्कूल्स का इतना नुकसान हो रहा है और करिकुलम का इतना नुकसान हो रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, कौन बोझ उठाएगा उसका, कैसे हम शेयर करेंगे ये बर्डन, क्योंकि करना पड़ता है, सभी को करना पड़ेगा, ये शेयर करना पड़ेगा बर्डन। इम्तिहान के रिजल्ट उस तरीके से नहीं हो सकते कंडक्ट इस साल, बट बात तो आगे चढ़नी है ना, जिंदगी में लाइफ मस्ट गो ऑन, कोई ना कोई कड़वा घूट करके करना पड़ेगा। इसी तरीके के साथ स्कूल्स को कुछ लॉसेस लेने पड़ेंगे, पेरेंट्स को कुछ थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ेगी। It has to be a joint effort, national effort होना पड़ेगा ये। So in principle, I am in agreement with the federal government's policy. अच्छा जी, मैं यहाँ एक वक्फे पे जाऊंगी और जब वक्फे से वापस आएंगे तो वो एक शेख रशीद साहब का बड़ा दिलचस्प बयान आया है चौधरी बिरादरान के बारे में, उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब आते हैं जो शेख रशीद साहब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ नैब ने केस खोल लिया है, तो मीडिया टॉक में उनसे किसी ने पूछ लिया जब वो कह रहे थे कि जी नैब बड़ा टार्जन बनने जा रहा है कि चौधरी बिरादरान का क्या बनेगा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। मैं बड़े पैमाने पर नैब को टार्जन बनते हुए देख रहा हूं और दोनों तरफ से लोगों को उसकी जद में आते हुए देख रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल, चौधरी हमारे भाई हैं, कह दिया ना आपको कि भाई नहीं कुछ होता, अब आपने मीडिया में जरूर सवाल करना है। तो सेठी साहब वो तो कह रहे हैं हमारे अपने लोग हैं, हम तो इनको कुछ होने नहीं देंगे, तो ये खुल्लम खुल्ला ये तो वो कह रहे हैं कि जैसे नैब उनके कब्जे में। देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ये बात आती है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है नैब के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट अदारा है। कुछ मीडिया में लोग भी ऐसे हैं जो कि यही बात कहते हैं कि जी नैब तो इंडिपेंडेंट है, वो जो भी करता है सही करे गलत करे, मगर वो गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं है। हैरानगी की बात है कि ऐसे लोग बातें करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब शेख साहब जो है वो तो आपको पता ही है फ्रंट फुट पे आते हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, वो खरी बात करते हैं कि हाँ जी वो पिंडी वाले ये सोच रहे हैं, हाँ जी नैब ये करने जा रही है। तो किसी ने उनको पूछा कि आपकी कोई वहाँ, उन्होंने कहा नहीं मेरे बंदे हैं, एक दो बंदे हैं जो मुझे बताते हैं साहब। तो मतलब है कि गवर्नमेंट इज 100% इन टच विद चेयरमैन। मैं काफ़ी दफ़ा से कह चुका हूँ कि ये बड़ा बहुत कुछ है इसमें। मुझ बेचारे चेयरमैन के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, हर किस्म का आता है। अब जो नई बात आ रही है वो यही आ रही है कि जी वो टार्जन बनने जा रहे हैं, और इधर ये है कि जी वो अब ये शुरू जो मैंने आपसे कहा था ये प्रेशर टैक्टिक्स है चौधरी के ऊपर। मैंने आपसे ये कहा था पहले कि इसको केस को सिर्फ रखेंगे तंग करने के लिए, ये जाएगा नहीं कहीं केस। मगर इसी के साथ नाराज तो हो गए ना चौधरी कि यार ये कोई तरीका तो नहीं है, आपने हमें गंदा कर दिया केस करके, वो पुरानी चीज़ें निकाल ली हैं, आप फिर तबसरे शुरू हो गए हमारे ऊपर। मगर दैट्स व्हाट इमरान खान वांट्स, वो उनको टाइट करके रखना चाहते हैं। बिकॉज मैंने कहा था ना वो उनके हाथ पैर वो अपने पर फैला रहे थे, उनकी शायद उम्मीद थी कि बुज़दार साहब की छुट्टी हो रही है और हमें शायद मौका मिल जाएगा फिर अपने इस्टेब्लिशमेंट कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके कि वी कैन गेट इन। तो इसलिए इमरान खान ने कहा नहीं, अलीम खान को गंदा किया था, मैं इनको गंदा कर देता हूँ, दैट्स इट। और वो थोड़ा सा इशारा हुआ नैब ने कर दिया। शेख साहब सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा, दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो बियॉन्ड दिस। इस हद तक नहीं जा सकते कि धक्का दें उनको और वो फिर वो जफ्फी डालने जाके नून लीग को।
क्योंकि वो जपी नूंडी को डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर तो कहीं जाते नहीं है वो। और जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट ने ओके कर दिया तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे चले जाएंगे। तो इसका मतलब आपका कहने का ये है कि जो चौधरी बरादरान रोज टीवी पे आकर इतने रोने रो रहे हैं, और ये हैरानगी भी लोगों को है कि ये हुकूमत की इत्तेहादी हो के ये टीवी पे आके शिकवे शिकायत कर रहे हैं, हाई कोर्ट तक इन्होंने रुजू कर लिया है, तो आखिर उनको परेशानी तो कोई रियल है ना असल? तमकनत परेशानी यही है ना कि क्यों हमारे साथ कर रहे हैं, हमें गंदा क्यों कर रहे हैं। और जाहिर है अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं और नैब आ रही है, चुप करके तो कोई नहीं बैठेगा ना यार, अपने दिफा में भी तो कुछ करना है ना। तो वो हाई कोर्ट में तो इट्स ऑल्सो पॉलिटिकल प्लॉय ना कि हाई कोर्ट में चले गए चैलेंज करने के लिए कि ये नैब हमसे क्या कर रही है, वहाँ भी कुछ नहीं होगा, वो भी नाइदर है नो देयर। बट ये सिर्फ गेम्स होती है ना, नैब की तरफ से प्रेशर आया, खुल गया केस, आप चुप करके बैठ रहे हैं, लोग कहने गिल्टी है जी, जवाब भी कोई नहीं, डिनाई नहीं कर रहे। तो उन्होंने मीडिया के जरिए तो डिनाइल नाइदर है नो देयर ना, अदालत में गए जी, अदालत, अच्छा जी वो गॉन टू दी अदालत, अब वहाँ जाके वो ठप हो जाएगा। तो दैट्स पॉलिटिक्स। मगर जाहिर है देर अपसेट, देर एंग्री कि एक अलायंस पार्टनर के साथ ऐसे नहीं करते, आपने एक वादे कुछ किए थे वो पूरे करने चाहिए थे। मगर बात ये है कि इमरान खान साहब पहले दिन से ही अगेंस्ट द चौधरीज, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मजबूरी है उनकी कि ही हैड टू टेक देम अलोंग, एंड बिकॉज अगेन ही वाज टोल्ड कि यू हैव टू टेक देम अलोंग, ये हमारे बंदे हैं, सो दैट्स इट। अब वो कॉन्स्टेंटली जो भी उसके रास्ते में आएगा या इधर उधर होने की कोशिश करेगा, खान साहब विल FIA, नहब वगैरह, दैट्स द वे इट इज। चलें, कम से कम उनको चौधरी बरादरान को अब शेख रशीद साहब की गारंटी तो मिल गई है ना कि उनको कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है अच्छा, मेरा ख्याल है उनको कहीं और से भी गारंटी मिल गई थी, आपको फिक्र ना करो यार कोई। चलें जी, एज लॉन्ग एज उनको ये बता दिया गया है कि आप महफूज हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे बताऊंगी कि आज ये खबरें चल रही हैं कि IMF का पाकिस्तानी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इस साल 800 अरब रुपए के नए जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा किया जाए और कुल मिला के 5100 अरब का टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। तो हमारा ख्याल था कि IMF अब हाथ हौला रखेगी और इतना प्रेशर नहीं डालेगी, तो ये क्या हो रहा है? पहली बात तो ये है कि मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये पक्की खबर है कि नहीं पक्की खबर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि IMF इस स्टेज पे ये बात कहेगी, क्योंकि IMF को इस बात का एहसास है कि ये टैक्स टारगेट्स इस साल हो ही नहीं सकते, सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 4500 पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी, मगर उसके अलावा 4500 पे पहुंच भी जाते हैं ये 2 महीने की ब्लॉकेज के बाद, मैं समझता हूँ ये 4000 पे पहुंच जाए तो बड़ी गनीमत होगी। तो ये कैसे कहना कि जी 5100 पे, वो यही ना कि 800 और बढ़ाएं, आप कहाँ से बढ़ाएंगे? मेरा ख्याल है उनका ये कहना कि ये कि हम IMF की तरफ से इनको कोई रिलीफ तो आ रही है ना, उधर से वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी रिलीफ आ रही है कोरोना के लिए। उनका ये मतलब है कि ये जो आप बजट में से पैसे निकाल के अब कोरोना की जंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं या रिलीफ पैकेजेस बना रहे हैं, उसको हम मेकअप कर रहे हैं। तो अब आप कोई और टैक्स वैक्स लगाएं, कोई और धक्का लगाएं, कुछ और स्कीम लगाएं, ये प्रेशर है। IMF प्रेशर के अलावा क्या कर सकता है? पैसे तो देने पड़ रहे हैं उनको, डेट सर्विसिंग करनी पड़ेगी, डेट रिलीफ भी देनी पड़ेगी, वो तो एक ग्लोबल फलसफा है। मगर ये कि जेन्युइनली ये सीरियस प्रेशर है कि आप 5100 पे जाएं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात। आई डोंट थिंक कि ये सीरियस प्रेशर है। ये बातें ज़रूर हो सकती हैं, कहीं डिस्कस हुआ होगा, मगर ये कि IMF कह रही है 5100 टैक्स कलेक्शन, जबकि 4000 पे ये पहुंच जाए तो बड़ी गनीमत होगी। आई डोंट थिंक सो। चलिए जी, अब तो प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।